नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम यूनिट 9 के टॉप 500 MCQ को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी आपके जितने भी MPPSC के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए प्रश्नों का यह संकलन है। दोस्तों, अभी तक इसके 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी 200 प्रश्नों को मैं आपको बहुत डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ। यानी आप एक भी प्रश्न लगाएंगे तो लगभग आपके पास अभी 1000 MCQ का संकलन हो गया होगा, क्योंकि उसमें डिटेल जो मैं बता रहा हूँ वह आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। और दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके बाद आपके पास 250 MCQ बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगे किसके, यूनिट 9 के। दोस्तों, हमें कोई सी भी यूनिट को कमज़ोर नहीं समझना है, हमें हर यूनिट को पढ़ के जाना है। तो मेरा यही मानना है, जो बच्चा इसे इग्नोर मार रहा है या भैया आधा देख के बंद कर देता है, वो बिल्कुल मत करो। कभी आप देखना चाहते हो तो प्रॉपर देखिए, अन्यथा बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि जिसे सिलेक्शन लेना होगा वो प्रॉपर इसको डिसिप्लिन के साथ देख रहा होगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए MPGK का भी पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके वीडियो बनाए थे और आपके लिए उसे अपलोड भी किए हैं। तो आप भैया अब टाइम है प्रैक्टिस का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूलिए। अब देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, JPEG किसका संक्षेपाकार है। तो देखो, यहाँ पर पूछा हुआ है कि भैया यह एब्रीविएशन किसका है, JPEG। तो देखो, JPEG मेनली क्या है, एक प्रकार का एक्सटेंशन है जो कि हमारी इमेज में लगता है। जैसे आप कभी इंस्टाग्राम पे कभी कोई सी फ़ोटो खींचते होंगे और उसे सेव करते होंगे, तो जब आप वीडियो इमेज डाउनलोड करते होंगे तो image.00 करके लास्ट में JPEG लिखा के आता होगा। यानी यह क्या है, एक प्रकार का एक्सटेंशन है। इसका पूर्ण रूप पूछा है कि भैया इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप आपको याद रखना है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। थोड़े दिन पहले मैंने इसे क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा था, आप आंसर नहीं करते हैं। अब देखिए, आपके सीधे पेपर में आपको देखने को मिला था कि JPEG का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, इसके बाद मैं कुछ और इमेज के एक्सटेंशन आपको बता देता हूं। जैसे PNG एक एक्सटेंशन होता है, उसका पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है। फिर देखिए, उसके बाद दूसरा है GIF भी एक इमेज का एक्सटेंशन है। इसका होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये किसके हैं भैया, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ भी इमेज के क्या है, एक्सटेंशंस हैं। इनके पूर्ण रूप आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अधिकतर बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, परिवर्णी शब्द RTGS का अर्थ क्या है। यहाँ पर RTGS का उन्होंने फुल फॉर्म पूछा हुआ है मेनली। तो RTGS आप सभी को पता होगा कि सर मनी ट्रांसफ़र के लिए हमारे यहाँ मुख्य रूप से इस्तेमाल होती है। यानी RTGS तकनीक क्या होती है, जैसे कि आपने एक सुन रखा होगा MPCI, यानी UPI कर दे भैया। तो यूपीआई में क्या होता है, कम अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर आरटीजीएस से क्या होता है, आप बड़ी से बड़ी मनी को एक ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आरटीजीएस का मेनली इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो मनी ट्रांसफ़र के लिए होता है। तो आरटीजीएस का जब अपन पूर्ण रूप देखते हैं, तो आरटीजीएस का जो पूर्ण रूप है वह है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यानी आप तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आरटीजीएस के माध्यम से किसी व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। जब आपको छोटी मोटी पेमेंट करना हो तो उसके लिए तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का आप इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई सेवा का। परंतु जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पहुंचाना है और तुरंत पहुंचाना है, तो उसके लिए मेनली आरटीजीएस का इस्तेमाल होता है। किसके लिए, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपको इसका पूर्ण रूप याद रखना है। यह आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था 2004 में, इस बात को भी याद रखना। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, WWW का फुल फॉर्म आप सभी को पता है क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो टिम बर्नेस ली द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, 1989 में इसकी खोज की गई थी। तो याद रखना, WWW का आविष्कारक टिम बर्नेस ली है। फुल फॉर्म भी याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब कब शुरू की गई थी, 1989 में की गई थी। अब आपने W3C का भी देखने को मिला होगा, तो उसमें क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कोर्टेसियम, उसका पूर्ण रूप ये होता है। तो इन दोनों पूर्ण रूप को याद रखना, आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, HTTPS आधारित वेबसाइटों में आवश्यकता होती है। तो देखो भैया, HTTPS इसका फुल फॉर्म आप पहले तो समझ लो। इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
HTTP आपने सुन रखा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस से होता है सिक्योर, यानी आप कुछ भी हाइपर लिख देता हूँ मैं एक बार, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी आप कुछ भी कहीं पर भी, जैसे आप मान लो किसका इस्तेमाल करते हैं मेनली, कि जो अपन ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह। अब क्या होता है, इसके ऊपर आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट की क्या होती है, डिटेल अपलोड होती है ऑलरेडी। जब आप पेमेंट करने जाते हो तो वहाँ पूछता है कि भैया क्रेडिट कार्ड से कर दो या डेबिट कार्ड से कर दो, उसका नंबर अधिकतर उनके पास होता है, सेव होता है। तो उसके पीछे क्या होता है, कोई व्यक्ति उसे चुरा लेगा, तो उसके पीछे जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ कोई व्यक्ति चुरा नहीं पाए, वहाँ कौन सा HTTPS के ही अनुसार होता है। ठीक है, इसमें मेनली कौन से वेबसाइट की आवश्यकता होती है, तो इसमें SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। SSL डिजिटल सर्टिफिकेट का पूर्ण रूप भी याद रखना है आपको, सॉकेट सिक्योर लेयर सर्टिफिकेट, यानी भैया ये सर्टिफिकेट है एक प्रकार का, यानी जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर के द्वारा कौन कौन सी वेबसाइट सिक्योर हो रही हैं उसके लिए SSL डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है। याद रखना है, SSL का पूर्ण रूप भी पूछा गया था, सॉकेट सिक्योर लेयर सर्टिफिकेट। अगले प्रश्न पे आते हैं, भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना है। यानी भू अभिलेख यानी जो अपनी मेनली रजिस्ट्री वगैरह होती है, भू अभिलेखों के लिए भारत सरकार ने एक योजना चालू करी, यानी जिसमें आप क्या कर सको, अपनी जितनी भी भूमि के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आप रख सको। तो उसके लिए भारत का जो सबसे पहला ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म था उसका नाम था भूमि। क्या था भैया, भूमि था, याद रखना क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अभी कुछ कुछ कार्ड बांटे थे जो भू अभिलेखों से संबंधित थे। तो उन कार्ड का नाम आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू अभिलेखों के लिए कौन से कार्ड वितरित किए थे मेनली। अब देखो यहाँ पर आपको एक उमंग देखने को मिल रहा होगा, तो उमंग भी क्या है, एक प्रकार का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। 2017 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पे क्या होता है, यह एक प्रकार का मोबाइल बेस्ड ई गवर्नेंस परियोजना है। यहाँ पर आपको लगभग 100 से अधिक ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, आपकी समग्र आईडी हुई, इन सभी के लिए यहाँ पर उमंग पर जा सकते हैं। उमंग का आपको पूर्ण रूप भी याद रखना है, वो यूनिफाइड, क्या याद रखोगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये किसका पूर्ण रूप है, तो ये याद रखना, यह उमंग का पूर्ण रूप है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना है। तो देखो भैया, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश सरकार की 2000 में सर धार जिले से स्टार्ट की थी। इसके माध्यम से मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर को खोलने का बढ़ावा दिया जाता है। ग्राम संपर्क यानी जो ग्राम में जितने भी काम हो रहे हैं या ग्रामीण लोगों को भारत सरकार की योजनाएं बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ग्राम संपर्क। हेड स्टार्ट योजना 2004 में भारत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना थी, जिसमें मेनली कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य था। तो ये तीन ही प्रोजेक्ट किसके, मध्य प्रदेश सरकार के, आपको याद रखना। फिर मैंने एक बताया था लोकपथ, जो कि PWD मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया है मध्य प्रदेश की, यानी रोड पर जितने भी गड्ढे होते हैं उनका तुरंत निवारण के लिए आप लोकपथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। फिर देखिए उसके बाद दक्ष प्लेटफॉर्म है मध्य प्रदेश सरकार का, जहाँ पर क्या होता है, जो अधिकारी वर्ग होता है उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। तो ये दक्ष भैया बार बार पूछा जा रहा है और आपके MPPSC में इस बार लोकपथ पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, 1 टेराबाइट किसके समतुल्य है। 4 बार मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है कि 1 टेराबाइट किसके समतुल्य है, तो इसका राइट आंसर है D, 2 टू द पावर 40 बाइट के बराबर क्या है, 1 टेराबाइट होता है। देखिए सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है, उसके बाद निबल होती है, फिर उसके ऊपर बाइट होती है, फिर किलोबाइट होती है, फिर मेगाबाइट होती है, फिर गीगाबाइट होती है, फिर टेराबाइट होती है। तो ये सभी क्या है, मेनली कंप्यूटर्स की मेमोरी है और सबसे छोटी मेमोरी आपकी बिट होती है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो यहाँ पर 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा यानी जो वर्तमान में चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में भैया आप सभी को पता है AI लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है मेनली, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 5th जनरेशन में मेनली जो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उसका नाम है मरकुरी। किसका इस्तेमाल होता है, मरकुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल
5वीं पीढ़ी की भाषा में होता है। अब देखो मैं बता देता हूँ कि पहली पीढ़ी यानी 5 जनरेशन वर्तमान तक रही है कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन में आप सभी को पता है MLL यानी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, तो लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जो भी एक प्रकार की क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज थी। फिर थर्ड में जब गए तो थर्ड में क्या होने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे फोर्ट्रॉन हुआ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल हुआ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये सभी किस्में थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल की गई। फिर फोर्थ में आपको याद रखना है कि मेनली फोर्थ में किसका इस्तेमाल किया गया, तो फोर्थ में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और साथ साथ मैटलैब ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इन दोनों का इस्तेमाल कब किया गया था, फोर्थ जनरेशन में किया गया। और वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन तो मेनली प्रोलॉग हुई, आपकी लिस्प हुई, फिर आपकी मरकुरी हुई, फिर उसके बाद पाइथन हुई, फिर जावा हुई। इन सभी लैंग्वेज का इस्तेमाल किस में किया जाता है, फिफ्थ जनरेशन में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। MOOC किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखिए भैया MOOC का पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो आजकल आप ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए मेनली MOOC का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पूर्ण रूप क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट सीरीज चल रही है भैया, लास्ट टाइम है, रिवीजन टाइम है। अब छोड़ दो पढ़ाई करना, ज़्यादा से कम पढ़ाई करो, यानी रिवीजन कम से कम करो और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना हो सके उतने MCQ आप लगाओ। MCQ लगाओगे तो आपके डाउट और क्लियर होते जाएंगे, और जब आप पेपर में बैठोगे तो सीधे आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो अब टाइम है भैया प्रैक्टिस का। तो 35 टेस्ट की आपको मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसे खरीद लो। 20 FLT है इसमें और 15 टॉपिक वाइज है, और 35 टेस्ट की आपको PDF भी मिल जाएगी। अभी आपके लिए कम से कम 20-22 टेस्ट की PDF आपको आराम से मिल जाएगी हमारी किसके ऊपर, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो जाओ उनको डाउनलोड कर लो और निकला के अपने बेंच पर रख लो, और एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 फैक्ट ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहीं से आपके एग्ज़ाम में देखना पेपर में सीधा पूछेगा और आपको भी बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हमारा अगला टेस्ट कब होने वाला है, तो हमारा अगला टेस्ट होगा 25 तारीख के दिन, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। तो याद रखना भैया ये करंट अफेयर का टेस्ट है, आपको इसके लिए तैयार रहना है अभी से। उसके बाद 26 के दिन FLT है, इसके लिए भी आप तैयार रहो। तो ये दोनों टेस्ट बहुत जल्द आपके लिए अपलोड होने वाले हैं, तैयार रहिएगा। फिर देखिए 1 से लेके 12 तक, 12 तारीख के दिन हम आपकी टेस्ट सीरीज को ख़त्म कर देंगे। तो भैया 35 टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, 3500 MCQ बहुत होते हैं मेरी नज़र में। ठीक है, तो ज़रूर इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर देखिए अगला सवाल है, फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो फिशिंग आप सभी को पता है एक प्रकार का साइबर फ्रॉड है, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, आपकी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट आदि की इन्फॉर्मेशन आपसे चुराना चाहता है। तो यह आप सभी को पता है, वहाँ मेल के जरिए भी आपको पहुँचा सकता है, कुछ भी मैसेज, SMS के थ्रू भी वहाँ पहुँचाता है, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी आपसे धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है। तो उपरोक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर क्या है, सभी के माध्यम से फिशिंग की जाती है, ईमेल के माध्यम से भी, SMS के माध्यम से भी, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया इंटरफेस E-गवर्नेंस नहीं है? यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि या इसमें से कौन सा E-गवर्नेंस नहीं है। तो देखो भैया, बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो G2C तो सर हमने नाम सुन रखा है, तो ये तो क्या है, एक प्रकार की E-गवर्नेंस सेवा है। फिर G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो सर ये भी बिल्कुल हमने सुन रखा है, एक हमारा क्या है, एक प्रकार की E-गवर्नेंस सेवा है। फिर देखो इंटरनल गवर्नमेंट ऑपरेशन, तो G2E आप बोल लो या G2G बोल लो, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी सर काम चलते हैं, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी काम चलते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की हमारी E-गवर्नेंस सेवा है। बिटवीन सिटीजन एंड इंटरनल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, तो भैया मैं एक आम नागरिक हूँ और कोई सा बिजनेस चल रहा है, तो हम दोनों के बीच में कोई वार्तालाप हो सकती क्या E-गवर्नेंस के लिए? तो सर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि भैया सिटीजन और बिजनेस के मध्य कोई भी बात नहीं होती, यहाँ पर गवर्नमेंट आएगा, वहीं पर E-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, कभी सिटीजन और बिजनेस के बीच में हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का E-कॉमर्स हो जाएगा।
ठीक है। परंतु यहाँ पर ई गवर्नेंस पूछा था, तो ई गवर्नेंस में भैया गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना तो जरूरी है। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा गवर्नमेंट नहीं लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, डी वाला। देखो दोस्तों, मैं आपको अधिकतर इंग्लिश में कराता हूँ, तो इंग्लिश में कराने का मेरा उद्देश्य ये है कि भैया हिंदी में क्या है, अधिकतर बार आपको समझ में नहीं आएगा। शासन एवं नागरिकों के मध्य, क्या समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर कभी आपको बिटवीन भी मालूम है ना, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर हिंदी में कठिन है समझना, तो कुछ कुछ बातें हमें इंग्लिश में भी याद रखने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए कार्ड का नाम क्या है? तो देखो भैया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है भैया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 2008 में गठित की गई थी आरबीआई के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया जो हमारी भुगतान प्रणाली है, यानी जो हमारी पेमेंट मोड है, उसको और अच्छे से त्वरित रूप से हमें संचालित करना है। तो उसके लिए एनपीसीआई हमारे यहाँ क्या हुई, लॉन्च हो गई। अब इसमें के अंतर्गत 3 फेज आते हैं। देखो, एक ये करते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट मोड, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक हो गया। फिर ये इस्तेमाल करते हैं आईएमपीएस का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो देखो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पैसे पहुँचाने के लिए, आईएमपीएस का इस्तेमाल तुरंत पैसा पहुँचाने के लिए, इमीडिएट लिखा हुआ है ना आगे, पेमेंट सर्विस। फिर इनने एक जारी किया रुपए कार्ड। तो ये क्या है भैया, एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया एक क्या है, हमारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, जिसे किस नाम से जानते हैं, रुपए के नाम से जानते हैं। तो ये 3 ही सेवा किसके द्वारा दी जाती है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। अब आपके एग्जाम में एनपीसीआई का पूर्ण रूप भी वहाँ पूछ सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है? यानी अस्थिर बोले तो वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है सर, कि सर जैसे ही हमारी पावर जाती है तो हमारी क्या होती है, वहाँ मेमोरी डिलीट हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, अस्थिर मेमोरी बोलते हैं, यानी नॉन परमानेंट मेमोरी की बात कर रहा है। तो नॉन परमानेंट मेमोरी तो सर हमें पता है रैम ही है, उसका पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब तक पावर सप्लाई है तब तक ही आप उसका एक्सेस कर पाएंगे। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। फिर प्रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जो केवल प्रोग्राम को रीड करने के लिए आती है। फिर ईपी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप पढ़ लो। फिर EEPROM भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी यहाँ पर क्या होती है, आप अपनी मेमोरी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिलीट भी कर सकते हैं, तो उसमें ई लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो रैम क्या है, एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी या नॉन परमानेंट मेमोरी है। रोम, प्रोम, ईपीरोम, EEPROM ये सभी क्या है, एक प्रकार की स्थिर मेमोरियाँ हैं, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी पावर जब जाती है तो यहाँ मेमोरी सब डिलीट नहीं होती है। फिर आपने एक फ्लैश मेमोरी का नाम सुन रखा होगा। फ्लैश मेमोरी में क्या क्या आते हैं? तो फ्लैश मेमोरी में आपका जैसे कि आपकी एक होती है क्या, पेन ड्राइव। फिर आपके जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं, हार्ड ड्राइव्स आजकल आने लगी हैं, तो ये सभी क्या है, फ्लैश मेमोरी, यानी आपको जब ज़रूरत पड़े आप इनको लगाओ और तुरंत निकाल सकते हो। तो ये सभी क्या होती हैं, फ्लैश मेमोरी होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विस्फोटों की पहचान के लिए DRDO द्वारा विकसित रोबोटिक्स यंत्र का नाम क्या है? तो देखो भैया, मेनली क्या हुआ कि जो हमारे आप सभी को पता है कि भैया विस्फोटक पदार्थ पहले कहीं भी लग जाते थे, तो इंसान पास में आता था, वहाँ क्या होता था सर, एक जोखिम हम मोल लेते थे। तो DRDO जो हमारे यहाँ की क्या है, DRDO, यानी आप सभी को पता है कि भारत का रक्षा मंत्रालय का एक उद्यम है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। 1958 में इसको डेवलप किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके जो वर्तमान में प्रमुख है वहाँ है हमारे, उसका आप आंसर बताइएगा कि DRDO के प्रमुख कौन है। तो DRDO मुख्य रूप से काम क्या करता है, जो हमारी मिलिट्री से, जो हमारी आर्मी से, उनके लिए क्या करता है, सुरक्षा यंत्रों का मुख्य रूप से निर्माण करता है। तो इनके द्वारा एक रोबोट बनाया गया है, जो कि किसके लिए था, विस्फोटों की पहचान करने के लिए। उसका नाम था भैया दक्ष। क्या था, दक्ष उसका नाम था, याद रखना। फिर इनके द्वारा नेत्र भी बनाया गया है, यह एक प्रकार का GPS सिस्टम आप बोल सकते हो। यानी ये क्या है, आउटसाइड की घटनाओं पे, जैसे हमारी बाउंड्रीज हैं,
पाकिस्तान के साथ, तो उन बाउंड्रीज पे नज़र रखने के लिए इन्होंने नेत्र नामक एक भैया रोबोट विकसित किया था। फिर इन्होंने रुस्तम बनाया, तो ये भी क्या है, एक रोबोट है। निशांत भी एक रोबोट है, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ई कॉमर्स आप सभी चलाते होंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि, तो इनके ऊपर आप किसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, हाँ सर ऑप्शन आता है। बैंकिंग कार्ड के माध्यम से भी सर ऑप्शन आता है। मोबाइल वॉलेट का भी उसमें ऑप्शन आता है। तो उपयुक्त सभी से हम क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यूपीआई निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है जिसका आमतौर पर भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था, यूपीआई मुख्य रूप से एनपीसीआई का एक घटक है जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल भुगतान के लिए किया जाता है। और इसका पूर्ण रूप क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब देखो, यहाँ पर सर्च इंजन पूछ रहा है। अब सर्च इंजन सर मेनली कौन कौन से सर्च इंजन है यहाँ पर, तो अल्टा विस्टा सर आपने बता रखा है कि एक प्रकार का सर्च इंजन है। याहू आपने बताया था सर सर्च इंजन है। लॉयकॉस भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो पहले आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर करके आपको देखने को मिलता था, एक्सप्लोरर दिखता था, उसे क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक प्रकार का ब्राउज़र है, ना कि सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एज याद रखना क्या है, एक प्रकार का ब्राउज़र है, ना कि क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, डक डक गो एक प्रकार का सर्च इंजन है, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, ब्राउज़र, परंतु जो गूगल का ब्राउज़र होता है वह क्या है, एक प्रकार का ब्राउज़र है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है। तो देखो, भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट आप सभी को पता है, कू नामक एक सोशल नेटवर्किंग साइट आई थी, ज़्यादा चल नहीं पाई। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, टिकटॉक आपको पता है चीन का था जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया। ट्विटर अमेरिका का, ये भी याद मालूम है। इंस्टाग्राम भी सर अमेरिका का ही है। तो कू क्या है, भारतीय एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है। तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर इसमें से कौन सा है, तो एल्युमिनियम नहीं सर, तांबा नहीं। जर्मेनियम बिल्कुल सही, जर्मेनियम के सर अर्धचालक बनाए जाते हैं। सिलिकॉन का भी यहाँ पर ऑप्शन आता, तो मैं सिलिकॉन भी क्या लगाता, अर्धचालक लगाता। तो इसमें से याद रखना कि अर्धचालक पूछा था, तो जर्मेनियम क्या है, एक प्रकार का अर्धचालक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित होता है, क्या समझ में आ रहा है क्या, नहीं सर। ई कॉमर्स इंक्लूड ई बिजनेस इंक्लूड ई कॉमर्स, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया बिजनेस में हम सर ई कॉमर्स भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ई कॉमर्स इंक्लूड ई बिजनेस, तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ई बिजनेस इंक्लूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो बिल्कुल सही सर। ई बिजनेस जब मैं करूँगा तो पूरा इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करके रखूँगा, कहाँ पर मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ पर पहुँचा, कितना हमारे पास स्टॉक है, उन सभी सर ई बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। ई कॉमर्स इंक्लूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो यानी सेकंड वाला गलत था, तो यहाँ पर सेकंड वाला एक ही में हमारा गलत था, तो इसका मतलब ए और सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एनसीसी मतलब NCCC भारत सरकार की एक ई निगरानी ऑपरेशन साइबर सुरक्षा परियोजना। यहाँ NCCC का तात्पर्य है, यहाँ पर पूछा हुआ है कि NCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको याद रखना है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या है पूर्ण रूप, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या होता है, NCCC का फुल फॉर्म होता है। और ये याद रखना क्या है, भारत सरकार का एक ई निगरानी ऑपरेशन साइबर सुरक्षा परियोजना है। यहाँ पर दोनों बात पूछ सकता है, NCCC क्या है और उसका पूर्ण रूप भी आपसे पूछ सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है। तो मैंने बताया था कि प्रोफेशनल लोगों से आपको जुड़ना हो, और प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं, जो कंपनी का HR होता है, मैनेजर्स होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। तो वह सभी हमें क्या मिलते हैं, एक वेबसाइट, सोशल मीडिया साइट पर मिलते हैं, और उसका नाम है सर लिंक्डइन। क्या है उसका नाम, लिंक्डइन उसका नाम है। तो याद रखना, लिंक्डइन मेनली प्रोफेशनल्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है, और यहाँ पर आप क्या ढूंढते हो, नौकरियाँ वगैरह मुख्य रूप से सर्च करते हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है, पिक्चर एलिमेंट्स को
इस रूप में भी जाना जाता है। तो भैया पिक्चर एलिमेंट को आपको याद रखना है, पिक्सल्स के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग है। यहाँ पर पूछा है कि डिजिटल जो करेंसी होती है, आप सभी को पता है, आप सभी ने सुन रखा होगा कि सर डिजिटल करेंसी लॉन्च हो गई, यानी ऑनलाइन के माध्यम से ही आप पेमेंट कर दोगे, मतलब ऑनलाइन मनी के माध्यम से ही बात चलेगी आपके हाथ में। जैसे कि आज आप देखते हो फिजिकल रूप से मनी, तो इसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल करेंसी में मुख्य रूप से ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो कि क्या होती है, ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा ही डिजिटल करेंसी को आप निर्मित कर सकते हो, साथ साथ उनको सिक्योर कर सकते हो कि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर पूछा है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि एनआईसी है, जो कि क्या करता है कि भारत सरकार को एक टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ये बात अपन 10 बार कर चुके हैं। और यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईमेल मैसेज में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखो बीसीसी होता है और एक सीसी होता है, एक होता है कार्बन कॉपी और एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दो मेल में इस्तेमाल होते हैं। कार्बन कॉपी जब आप पहुंचाते हो तो मालूम पड़ता है भाई किस किस को आपने पहुंचाया है। एक मेल, जैसे आपका मैनेजर है, मान लो मैनेजर क्या कर रहा है, सभी व्यक्ति को मेल पहुंचा रहा है। अब एक ग्रुप है, उसमें कंपनी का मालिक और एम्प्लॉय सभी जुड़े हुए हैं, तो वह जब कॉपी सेंड करेगा तो आपके पास मेल आएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वह उसने किस किस लोगों को पहुंचाया, उसे बोलते हैं कार्बन कॉपी। जब मैनेजर मेल करे और वह बीसीसी के थ्रू करे तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसने किस किस लोगों को पहुंचाया गया है, यानी आपके पास एक एक करके मेल आएगा, यानी आपके पास आएगा, उसमें मालूम नहीं पड़ेगा कितने लोगों को पहुंचा है, उसे ही बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई बैंकिंग में आरटीजीएस क्या होता है? अभी हाल मैंने बताया था, क्या होता है भैया? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस मेनली इस्तेमाल होता है। और आरटीजीएस का इस्तेमाल क्यों होता है? सर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। देखो वो पेपर दूसरा था, ये पेपर दूसरा है, तो क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहे हैं। तो भाई इस सीरीज को बड़ा सीरियस होकर देखो, मेरा यही मानना है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको ऐसे प्रश्न कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप 50 कोचिंग छान लेना, कुछ भी छान लेना, आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। और जो आपके मन में अभी डाउट आ रहा है ना कि आप जो पढ़ने वाली चीज़ को सही से देख नहीं रहे हो और फालतू की चीज़ों में आप 5-5, 10-10 हज़ार व्यू लोगों को दे रहा हो, तो उसका कारण है क्योंकि आप भैया मैं अपने लिए डेडिकेटेड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है आप अपने काम के लिए। आप देख रहे हो कि तारीख बढ़ सकती है, क्या आपको क्यों बढ़ाना है तारीख? भाई 3 महीने में तैयारी नहीं हुई क्या? 3 महीने में कभी आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप छोड़ दो तैयारी करना। अब जिसकी तैयारी है वो अच्छे से पढ़ो भाई। जो फालतू के वीडियो देख रहा है ना कि डेट बढ़ेगी, कब होगा एग्ज़ाम, ये वीडियो देखने से अच्छा जो ये मैं सीरीज चला रहा हूँ इसे प्रॉपर देखो। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं बता देता हूँ कि भैया 14,000 प्लस की भी हमारे पास एक टेस्ट सीरीज है, जो कि मात्र अब आपको 299 रुपये में मिल रही है। मेरा यही मानना है कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। इसमें हाल ही में हमने यूनिट 7 के 500 एमसीक्यू को ऐड किया है, साथ में यूनिट 8 में भी हमने 300 प्लस एमसीक्यू को ऐड किया है। पहले से उसमें 1000 थे, 300 और हमने ऐड कर दिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम लगातार उसे अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ आप लगभग 15,000 से ज़्यादा एमसीक्यू वहाँ पर आप मिल जाएंगे। तो 299 वाले टेस्ट सीरीज को आप परचेस करो 99 की अपेक्षा, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 166, 233, 96, 257। एक प्रकार का आईपी एड्रेस नहीं है जो वैध है। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट का होता है, वर्जन 6 कितने का होता है? 128 बिट का होता है। तो ये दोनों याद रख लेना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को पता है कि सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है कि सर सामग्री बनाना और साझा करना। ये एमपीपीएससी 2024 में पूछा था और यार 2021 का पेपर अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें पूछा है। तो क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट मेनली सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? भाई कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप समझ भी नहीं पा रहा होगा कि हाँ सर कितना रिपीट हो रहा है। तो भाई देख लो ना इस सीरीज को, PYQ से ही आपके एग्जाम में सीधे यूनिट 9 में प्रश्न आएंगे। और नहीं आएंगे ना तो आप मेरे को बोलना, जब यह ख़त्म हो जाएगा, जब आपका पेपर होगा उसके बाद में एक एक आपको गिनाऊंगा कि कौन सा कहाँ से पूछा गया।
तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के ई कॉमर्स को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यावसायिक फर्म के भीतर होते हैं। यानी यह क्या पूछा है कि किस प्रकार की ई कॉमर्स एक्टिविटी होती है जो मेनली एक बिजनेस फर्म है उसके इंटरनली रूप में ही होता है, यानी जिसमें जो लोग बाग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके बीच में ही होता है। तो उसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या होती है? वह इंट्रा बी कॉमर्स होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईटी अधिनियम 2000 की धारा के तहत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी सीए को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल किया था जब 2000 में यह अधिनियम आया। 2008 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को बदलकर डिजिटल सिग्नेचर में परिवर्तित किया था। ठीक है, तो यह किस धारा के तहत? वह सीए जो क्या होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उसे लाइसेंस इशू करते हैं डिजिटल सिग्नेचर का। तो वहाँ आपको याद रखना है कि धारा कौन सी? धारा 24 के तहत वह सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना क्या है? चौथी बार रिपीट हो रहा है, लगातार होगा। और इसमें क्या है? मेनली ई गवर्नेंस और आईटी परियोजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना इसका राइट आंसर है। यानी यहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा टू सैनिटाइज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? तो मैंने बताया था नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट 18 मई 2006 को दिन भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें जो एक लेयर नहीं है वह कौन सी नहीं है? सिक्योरिटी लेयर इसका आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन लेयर, यूज़र लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर इसका भाग है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का। 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट है वर्तमान में, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ा जा सकता है? यानी यहाँ पूछा है कि यूएसबी पोर्ट से आप कितने पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो? तो इसका भैया राइट आंसर है 127 डिवाइस को आप क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में इसमें किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है? तो आप सभी को पता है सर, रोबोटिक्स में इस्तेमाल हो रहा है, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है, वर्चुअल रियलिटी में होता है, यानी सभी में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। वर्चुअल रियलिटी यानी क्या होता है? आपके आँख के ऊपर एक वहाँ क्या लगा देते हैं, इक्विपमेंट लगा देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं उसी दुनिया में घूम रहा हूँ, तो वह होता है वर्चुअल रियलिटी। यानी आपको किसी और का इमेजिनेशन कराना कि मैं वहीं पर उपस्थित हूँ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, ये सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है। रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से हो सकता है? तो स्पेस मिशन के लिए हाँ सर, हमारे यहाँ व्योममित्र बनाया गया है स्पेस मिशन के लिए। ह्यूमनॉइड रोबोट बनाते हैं? हाँ सर बनाते हैं, हाफ ह्यूमनॉइड, फुल ह्यूमनॉइड। सोफिया सर मेनली ह्यूमनॉइड रोबोट है। ड्रोन्स रोबोटिक्स का ही एक भाग है। तो इसके लिए सभी में रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? तो भैया फ्रेड कोहेन द्वारा कंप्यूटर वायरस शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी क्या लगा देना? सिंध लगा देना आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। और यह शब्द किसने गढ़ा था? तो फ्रेड कोहेन द्वारा इस शब्द को शब्द से पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वायरस क्या करता है कि आपकी जो फाइल्स होती हैं उनको इनक्रिप्ट भी कर देता है, साथ साथ अपनी फाइल्स को डिलीट भी कर देता है। तो इसका काम क्या है? वायरस का यही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग यानी क्या होता है कि जो आपकी सैटेलाइट्स वगैरह होती है उसमें मेनली आपका डाटा आप क्या कर सकते हैं? क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। उसके लिए भारत सरकार ने एक जीआई क्लाउड लॉन्च किया था और जीआई क्लाउड का नाम क्या है? मेघराज है। तो एक बार एमपीपीएससी ने पूछा था मेघराज क्या है, तो आपको याद रखना जीआई क्लाउड है। और यहाँ पर पूछेगा भारत सरकार के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी पहल है? तो भैया जीआई क्लाउड। मेघराज क्या है? भारत सरकार का एक जीआई क्लाउड है। याद रखना ये प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया है। फिर अगला ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमा है। तो सर मुझे तो एक ही पता है कि ज्ञानदूत किसका है? मध्य प्रदेश सरकार का है। अब सर देखिए फर्स्ट का डी तो सब में ही आ रहा है सर, सभी सही होते हैं। अब मैं सर एक तुक्का लगाना चाहूँगा कि सर डॉकनेट मेरे को थोड़ा आड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो वह जम्मू कश्मीर का हो सकता है। तो फर्स्ट का, सेकंड का बी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी है। तो देखो फर्स्ट का डी ज्ञानदूत किसका है?
मध्य प्रदेश का है, डॉकनेट जम्मू कश्मीर का है, सारथी राजस्थान का है और सेतु किसका है, महाराष्ट्र का है। तो ये सभी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैं राज्य सरकार के, याद रखना। फिर देखिए यूडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है यूडीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको याद रखना है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी का पूर्ण रूप होता है। फिर देखिए किस देश के डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता है, तो देखो भैया सफिक्स क्या होते हैं जो लास्ट में इस्तेमाल होते हैं, सफिक्स शॉर्ट फॉर्म। तो मेनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है, सफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इंडिया में डॉट इन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डॉट AUS का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर आगे देखो यहाँ पर हमारी आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। कैसे लगे आपको प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करके बताया करो। साथ में 2 क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे के जाइएगा, प्यूमा का पूर्ण रूप क्या है और रोबोटिक्स का जनक किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 250 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और दोस्तों पढ़ाई कर दो, 16 फरवरी के दिन आपके पेपर हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए 2 सीरीज हमने ऑलरेडी चला दी है MCQ की, यूनिट 9 की और MPGK की 5 यूनिट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, तो उनको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यूनिट 6 बहुत जल्द आपके सामने आएगी, कल ही आएगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।